प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। रोज एकेडमी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 9th क्लास के लिए संस्कृत व्याकरण का टॉपिक अपन शुरू करेंगे। आज का आपका टॉपिक है वो रहेगा उच्चारण स्थान। सबसे पहले अपन देखते हैं कि उच्चारण स्थान होता क्या है। जैसा कि नाम से ही पता है, उच्चारण का अर्थ होता है बोलना और स्थान यानी जगह। बोलने के लिए यानी वर्णों को बोलने के लिए जो जगह काम में ली जाती है उनको कौन से नाम से यानी कैसे जाना जाएगा। उच्चारण यानी वर्ण जब हम बोलते हैं तो उनको कहाँ से बोला जाता है, ये अपन इसमें पढ़ेंगे। ये 10 सूत्र हैं उच्चारण स्थान के, जिसके द्वारा हम उच्चारण स्थानों को पढ़ेंगे। अब दूसरी बात ये है कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आएगा और आपको आंसर कैसे लिखना है। आपका ये टॉपिक है वो 2 नंबर का रहेगा। 2 नंबर में आपको ये पूछा जाएगा कि कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो आपको आंसर लिखना है। जैसे अपन ये सूत्र लिखेंगे, पहला सूत्र है अकु है विसर्जन्य नाम कंठ है। तो कै वर्ग में अपन को ये बताना है कि कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो आंसर तो इसका ये रहेगा कि आंसर में आप लिखोगे कै वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। लेकिन इतना सा अगर अपन सूत्र याद कर लेते हैं तो इसमें जो सारे वर्ण आएंगे उसका हमें पता चल जाएगा कि कंठ जो है अपना उच्चारण स्थान, उसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो ऐसे ही अपन ये 10 सूत्र जो दिए हुए हैं इनको पढ़ेंगे। पहला सूत्र है अकु है विसर्जन्य नाम कंठ है। अब देखेंगे कि इस सूत्र में कौन कौन से वर्ण आते हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। जैसे ए से शुरू करते हैं अपन, ए और आ। ए में आ गए ए और आ। फिर आता है कु। कु का मतलब होता है कै वर्ग। कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे, कै, खे, गे, घे, उंगे। ये 5 जो वर्ण हैं वो कु यानी कै वर्ग के अंदर आएंगे। फिर आता है और उसके बाद विसर्ग। विसर्ग यानी कि ये 2 बिंदु जो दिए हुए हैं इनको विसर्ग कहेंगे और इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। दूसरा सूत्र जो है वो रहेगा ईचू यसा नाम तालु। वही ऊपर वाले सूत्र की तरह ई यानी कि छोटी और बड़ी ई, दोनों ई आएंगे। फिर चू का वर्ग, चू का अर्थ हो गया च वर्ग। च में आएंगे, च वर्ग में च, छ, जय, झ और ये। फिर आता है ये और श आदि वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। तीसरा अपना सूत्र रहेगा ऋतु रसाणाम मूर्धा। री यानी कि छोटी री और बड़ी री। फिर आता है टू। टू का मतलब हो गया ट वर्ग। ट वर्ग में आएंगे ट, ठ, डे, ढ और अण। फिर आता है रे, आधा रे ही आएगा तथा श। मूर्धन्य जो स होता है, सेकंड वाला जो स होता है, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अगला अपना सूत्र है लृतु लसानाम दंतः। लरी और तू वर्ग यानी तय वर्ग। तय वर्ग में आते हैं तय, थे, दे, ध और न। फिर आता है ल और श आदि वर्णों का। ये जो लरी है, तय वर्ग में जो वर्ण आएंगे वो ल और श, इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत यानी दांत होते हैं। अगला सूत्र है उपोपधमनिया नाम ओष्ठव। अब इस सूत्र को अपन देखेंगे। पहले इसमें दिया हुआ है उ, उसके बाद में पू। पू बड़ा है, दीर्घ संधि दी हुई है इसमें, इसको विच्छेद करके लिख लेंगे छोटा पू। और आगे आ गया उपधमान्य, उपमध्यमान्य। अब इसमें आएगा ऊ और बड़ा ऊ, दोनों ऊ आ गए। फिर पै वर्ग। पै वर्ग में आते हैं पै, फै, बै, भै और मै। फिर आता है ये उपधमान्य यानी उपमध्यमान्य जो होता है। पै वर्ग के आगे उल्टा जो ये चिन्ह होता है इसको उपपद्यमान्य कहते हैं। फै और पै और फै दोनों के साथ ये जो चिन्ह आएगा उसको उपपद्यमान्य कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है होठ होता है। अगला सूत्र है ये मैं गण ना नाम नासिका च। ये जो वर्ण है ये, मैं, ग, अण और न। मैं, ग, अण, न और पंचम वर्ण यानी ये जो 5 वर्ण है वो जो वर्ग है कै वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और पै वर्ग, इनका 5वां यानी अंतिम वर्ण है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका। नासिका होता है नाक, नाक भी होता है। ये च जो दिया हुआ है इसका मतलब ये होता है कि जो अपना कै वर्ग का लास्ट वर्ण जो है 5वां वर्ण ग है, इसका वर्ण अपन पहले सूत्र में पढ़ चुके हैं कि इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है यानी कै वर्ग का। तो कै वर्ग में 5वां वर्ण पे आ गया। अब इसमें नासिका दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये जो 5 वर्ण हैं, 5 वर्ग के जो लास्ट अंतिम 5 वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान अलग से पूछा जाता है तो नासिका भी आता है। अगर पेपर में ये पूछा जाता है कि न वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है तो आपको इसका आंसर नासिका लिखना है।
और अगर ये आता है कि कै वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको इसका आंसर लिखना है कंठ। अगला सूत्र है नासिका अनुस्वार से। अनुस्वार आप जानते ही हो, जो ऊपर बिंदु होता है उसको अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नासिका यानी नाक होता है। अगला अपना सूत्र है वकारस्य दंतोष्टम। वकारस्य, व के आगे कार दिया, वकार का मतलब है कि जिस वर्ण के आगे कार लगा हुआ वो पीछे वाला वर्ण ही उसको माना जाता है। तो व का उच्चारण स्थान दंतोष्ट, दंत और ओष्ठ यानी दांत और होठ दोनों को मिला के इसको बोला जाता है। अगला सूत्र है एदे तो है कंठ तालु। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। अब देखो इसमें दो उच्चारण स्थान हो गए, कंठ भी होगा और तालु भी हो गया। तो ये अपन देखते हैं कि ए जो वर्ण है अपना दो वर्णों से मिलके बना है। ए है वो ए और ई दो वर्णों से मिलके बनता है। तो ए का उच्चारण स्थान जैसा कि पहले सूत्र में हमने पढ़ा है, ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ और दूसरा है ई, और ई का उच्चारण स्थान यानी दूसरे सूत्र में बन जाते हैं इचु यसा नाम तालु। तो ई का उच्चारण स्थान होता है तालु और दोनों को मिला करके ए बना है, यानी ए और ई को मिला के ए बना है। तो इनका उच्चारण स्थान, ए का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ और तालु। लास्ट अपना जो सूत्र है वो है ओदे तो हो कंठोष्टम। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। कंठोष्ठ भी दो वर्णों से मिलके बना है, कंठ और ओष्ठ। अब वही चीज़ इसमें है ओ जो है वो दो वर्णों से मिलके बना है, ए और उ, यानी कि ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो ओ जो है वो ए और उ से मिलके बना है, तो ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ यानी कंठ और होठ दोनों को मिला के बोला जाता है। थैंक यू।